गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। दिस इज मनीष प्रजापति, योर बायो एजुकेटर। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे और अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग टॉपिक्स की फॉर्म में डिस्कस डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज लिया है वो है एयर। और एयर को हम टू पार्ट्स में स्टडी करेंगे, क्योंकि एक लंबी वीडियो ना हो जाए, टॉपिक जो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इसका फर्स्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, रिसोर्सेज का मतलब है संसाधन, मतलब प्राकृतिक संसाधन। नेचर ने जो हमें प्रोवाइड किए हैं संसाधन, या नेचर ने जो, प्रकृति ने जो भी हमें ऐसे रिसोर्सेज दिए हैं जिनका हम सब यूज करते हैं, वो सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। वो हवा है, पानी है, ठीक है, वो धरती है, मिट्टी है, सॉइल है, वो सब चीजें जिनका हम लोग यूज करते हैं वो सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज ही तो हैं। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ऑल द मटेरियल्स प्रेजेंट इन एनवायरमेंट which are used by human beings are known as, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। तो यही नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो एनवायरमेंट में हमारे आसपास प्रेजेंट हैं, जिनका हम सब यूज करते हैं। तो इन नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए हमने इनको तीन तरह से डिवाइड किया हुआ है, या कह कि पढ़ने के लिए तीन तरह से हमने इनको क्या है, कि किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। कुछ जो लिथोस्फीयर पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ हाइड्रोस्फीयर पे प्रेजेंट होते हैं, और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हमें एटमॉस्फेयर से प्रेजेंट होते हैं, वहां से हमें मिलते हैं। लिथोस्फीयर का मतलब है लैंड, धरती, जो अर्थ है, अर्थ का जो सॉलिड सरफेस है, उसके ऊपर जो भी चीजें प्रेजेंट है वो है लिथोस्फीयर। तो वहां से भी हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है पानी। भाई, धरती के ऊपर जो पानी है उसके अंदर भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनको भी हम यूज करते हैं। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, धरती के ऊपर जितना भी आसपास एनवायरनमेंट है, जो हवा है, एयर है, उसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं, गैसेस हैं, वो सब क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं। तो इन सब से हमें क्या है, रिसोर्स मिलते हैं, अपने यूज करने के लिए अलग अलग चीजें मिलते हैं। तो लिथोस्फीयर क्या है, इट इंक्लूड्स सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, जैसे कि सॉइल, मिनरल्स, रॉक्स। तो भी धरती है, मिट्टी है, सॉइल है, इससे हमें मिनरल मिलते हैं। इस सॉइल के ऊपर हम चलते हैं, इस सॉइल से हमें हम अपने जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करते हैं, अपनी जो अपना एग्रीकल्चर है वो सारा सॉइल के ऊपर डिपेंड है। तो ये भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें नेचर ने प्रेजेंट किया है ना, हमें दिया है। तो इसका भी हम सब यूज करते हैं, सॉइल का हम सब यूज करते हैं, ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। हाइड्रोस्फीयर, it includes all aquatic living organisms and other components। भी पानी है, पानी के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो इंसेक्ट हो सकता है, वो छोटे छोटे प्लांट्स हो सकते हैं, वो बड़ी बड़ी फिशेज हो सकती हैं, ठीक है। और बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। बहुत से ऐसे एक्वाटिक एनिमल हैं जिनको हम फूड के लिए यूज करते हैं। बहुत से ऐसे एनिमल हैं जिनसे हमें मेडिसिन मिलती है, मेडिसिन के फॉर्म में हम उनको यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें पानी से मिलते हैं। तो वो आ गए हाइड्रोस्फीयर के अंदर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हवा होती है, ठीक है। इट इंक्लूड्स गैसेस प्रेजेंट अबव द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। भाई, धरती और पानी के ऊपर जितनी भी हवा है, जितना भी गैसेस हमारी हैं, वो सारी किस में आती है, एटमॉस्फेयर में। तो उससे हमें क्या मिलती है, गैस मिलती है। गैसेस से क्या होता है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमें इनसे अलग अलग तरह से बेनिफिट मिलता है। अब अगर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों को मिला दिया जाए, तो कंप्लीट हमारे पास एक क्या बन जाता है, बायोस्फीयर बन जाता है। तो बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर का मतलब क्या है, द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर टुगेदर फॉर्म्स बायोस्फीयर। तो तीनों ही मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमने बायोस्फीयर बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये हाइड्रोस्फीयर है, ये क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। यहाँ पे पानी है, इस पानी के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस पानी के अंदर एक्वेटिक एनिमल हैं, ठीक है। वो
एक्वाटिक प्लांट भी हो सकते हैं उनके अंदर। तो बहुत सी चीजें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एक लिथोस्फीयर, धरती है, ठीक है। इस धरती के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, इस धरती के अंदर बहुत सारे जो भी हमारे लिए बेनिफिशियल जो चीजें हैं, है ना, एलिमेंट हैं, वो हमें मिलते हैं। धरती से हमें बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं। इस धरती के ऊपर ही क्या है, बहुत सारे प्लांट ग्रो करते हैं, हम सब धरती के ऊपर रहते हैं। तो ये भी क्या है कि हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज है। और ऐसे ही एटमॉस्फेयर है। अब ये इन दोनों के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मींस जो गैसेस प्रेजेंट है इन दोनों के ऊपर। तो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, तीनों को ही मिला के क्या बनता है हमारे पास, ये बनता है बायोस्फीयर। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए जी, बायोस्फीयर के बारे में हमने बात की थी। तो बायोस्फीयर के अंदर एक मेन कंपोनेंट था, वो था एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर भी आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। और एटमॉस्फेयर में क्या होती है, एयर होती है। तो एयर टॉपिक को ही आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका एक और वीडियो आएगा, उसमें भी हम एयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एयर क्या है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी गैसेस, जैसे हाइड्रोजन हो गई, नियोन हो गई, ठीक है, क्रिप्टोन हो गई। अलग अलग गैसेस भी हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अच्छा, जो हमारे पास एयर है, एयर का बहुत ही बड़ा रोल होता है हम सबके लिए। आपको पता है एयर के अंदर जो गैसेस हैं उनका भी अलग रोल है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या रोल है इनका। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो भाई एटमॉस्फेयर से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। और ऑक्सीजन क्या है, हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्सेज ही तो है। विदाउट ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते। तो ऑक्सीजन हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये किसका रोल है, एयर का रोल ही तो है, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। सेकंड क्या है, एयर इज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसके अंदर, नाइट्रोजन, विच आर एसेंशियल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, जितनी भी ये गैसेस हैं और जो दूसरे अलग गैसेस हैं, उनका अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज, रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, रोज कुछ ना कुछ नया बन रहा है और कुछ ना कुछ टूट रहा है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, इसके अंदर दो रिएक्शन आती है, एक है कैटाबॉलिक और एक है एनाबॉलिक। इनके बारे में थोड़ा सा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए मैं बता देता हूँ। कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जिनमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और एनाबॉलिक रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ने के बाद बड़े मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर रोज ये हो रहा है, कुछ चीजें टूट के छोटी बन रही हैं और कुछ चीजें जुड़कर बड़ी बड़ी चीजें बना रही हैं। और इन दोनों रिएक्शन से ही हमारी लिविंग और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको बेनिफिट होता है, अपनी जो लाइफ है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये गैसेस बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं इन सब रिएक्शंस के लिए। एयर ट्रांसमिट साउंड वेव्स फॉर कम्युनिकेशन। वैक्यूम के अंदर साउंड वेव प्रोपोगेट नहीं कर सकती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो साउंड वेव होती हैं वो वैक्यूम के अंदर, दैट मीन्स के विदाउट एयर वो प्रोपोगेट नहीं कर सकती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो वैक्यूम के अंदर हमें साउंड सुनाई नहीं देगा। तो एयर प्रेजेंट है इसलिए हमें साउंड सुनाई देता है, एक दूसरे की आवाजें सुनाई देती हैं। तो एयर का ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए। बर्निंग ऑफ फायर रिक्वायर्स ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलाई जा सकती, ये आप बचपन से जानते हो। तो ये भी क्या है, एक रोल है एयर का हमारी लाइफ के अंदर। एयर मेंटेन टेम्परेचर ऑन द अर्थ फॉर लाइफ। देखिए, हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर एक टेम्परेचर जो मेंटेन किया जाता है वो एटमॉस्फेयर द्वारा ही किया जाता है, एयर के द्वारा ही किया जाता है मेंटेन। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब क्या है, रोल है एयर के, जो हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर ये होते हैं।
तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर क्या रोल होता है। तो सबसे पहले आपको क्लाइमेट का पता होना चाहिए। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर ऑफ एन एरिया। देखिए वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क है। जब हम सिर्फ वेदर की बात करते हैं तो हम मान के चल सकते हैं कि डेली टू डेली बेसिस पे हम बात करते हैं कि आज मौसम कैसा है, आज कितना टेम्परेचर है, बारिश हुई है या नहीं हुई है, आज क्लाउडी डे है, सनी डे है, ठीक है, कितना टेम्परेचर रहा है। हम डे टू डे बेसिस पे जब बात करते हैं तो कहते हैं कि आज का मौसम, कल का मौसम कैसा है, या एक हफ्ते का मौसम कैसा है, नॉर्मली ये बात है। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर एरिया, किसी एरिया की बात करें और उसका रोज का जो डाटा इकट्ठा हो रहा है हमारे पास कि इस एरिया के अंदर एवरेज एक साल के अंदर अगर बात करें, एक साल के अंदर कैसा मौसम रहता है, यहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, यहाँ पे बरसात ज्यादा होती है, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है। तो एक लॉन्ग टर्म में जब हम मौसम को स्टडी करते हैं, मौसम के बारे में बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं वो क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट क्या है, एक बहुत ही लंबे समय तक जब एवरेज वेदर रहता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट। मतलब रोज रोज का वेदर है, तो हमने उसको डाटा को इकट्ठा किया और एक पूरी की पूरी एवरेज निकाल ली कि एवरेज इस एरिया के अंदर कितनी बारिश पड़ती है, एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, एवरेज हवा विंड कैसी चलती है, वो सब क्या है, उसका क्लाइमेट हो गया। तो क्लाइमेट को कंट्रोल कैसे किया जाता है वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर के ऊपर, ठीक है जी। और क्लाइमेट के कौन कौन से मेन फैक्टर हैं, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, किसी एरिया के अंदर कितना टेम्परेचर है, कितना लाइट है, कितना रेनफॉल है, ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिससे कोई भी जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट होता है उस एरिया का। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या चीज होती है जो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर ने हमारी अर्थ को पूरी तरह से ढका हुआ है, कवर किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक कंबल है, एक कंबल, एक ब्लैंकेट किसी एरिया को, किसी चीज को एकदम से कवर कर लेता है, तो एयर ने भी क्या है, इसको पूरी अर्थ को कवर किया हुआ है। एटमॉस्फेयर कवर्स द अर्थ लाइक ए ब्लैंकेट, ठीक है, ब्लैंकेट की तरह उसने क्या है, कवर किया हुआ है। एंड कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ स्टेडी ड्यूरिंग द होल ईयर। पूरे पूरे साल स्टेडी रखता है, मतलब एक फिक्स रखता है, थोड़ा थोड़ा उसको सही रखता है। किस तरह से काम करता है आपको ये पता होना चाहिए। चलो देखते हैं। एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इट checks sudden increase in temperature during day and sudden increase in temperature during night। अब देखिए आपको पहले पता होना चाहिए कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या है, कंडक्टर जो अपने अंदर से किसी चीज को पास आउट होने दे। अब चाहे वो हीट की बात हो, चाहे वो टेम्परेचर की बात हो, किसी भी चीज की बात हो, यहाँ पे बात हो रही है हीट की। तो एयर क्या है, बैड कंडक्टर है। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर से हीट तो जाती है, हीट को वो कंडक्ट तो करता है, एक जगह से दूसरी जगह तो भेजता है, लेकिन गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है। मतलब आराम आराम से कंडक्ट करेगा, उसको बहुत ज्यादा फास्ट कंडक्ट नहीं करेगा। इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है जो हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्लाइड के अंदर, तो ये जो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है, ब्लैंकेट की तरह बना हुआ है। ये सब क्या है, ये एटमॉस्फेयर है हमारा यहाँ तक। अब इसके ऊपर क्या है, सनलाइट आती है, ठीक है। सनलाइट जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, तो जो हीट बनती है उससे एकदम से अचानक ही डे के अंदर हमारा जो अर्थ है गर्म नहीं हो जाती। आप देखते हो सुबह से धीरे 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 जो हीट अप होना शुरू होता है अर्थ सरफेस, वो आराम आराम से होता है, ठीक है। गर्मियों में थोड़ा जल्दी हो जाता है, 10-11 बजे तक धूप काफी अच्छी पड़ जाती है, अच्छी गर्मी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन सर्दियों में बात करें तो 12 बजे तक, 1 बजे तक भी अगर कंटिन्यू धूप पड़ रही है तब जाके कुछ वार्मथ हमें मिलती है, ठीक है। लेकिन जैसे शाम होती है एकदम से ठंडा नहीं हो जाता हमारा एनवायरमेंट। जो हमारी अर्थ है शाम को धीरे 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 ठंडी होती है और टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता है रात तक, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे लिए बेनिफिट है। अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो हमारा, तो डायरेक्ट क्या है, सनलाइट आएगी और डे के अंदर एकदम अचानक से ही क्या होगा, एकदम से टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा।
और अगर रात की बात करें, जैसे ही सनसेट होगा, सूरज छिपेगा, तो एकदम से ही अचानक क्या होगा, सारे के सारे हीट अप बाहर निकल जाएगा। जो हीट है, जो हमारे अर्थ की हीट है, वो एकदम से बाहर निकल जाएगी। अगर एयर ना होगी तो उससे क्या होगा, एकदम से ठंडा हो जाएगा हमारा अर्थ सरफेस। तो ये क्या करता है, बचाता है हमें एकदम से अर्थ को गर्म होने से और एकदम से ठंडा होने से। और इसीलिए जो हमारा एवरेज क्लाइमेट है वो मेंटेन रहता है, ना एकदम से गर्म होगा ना एकदम से ज्यादा होगा। तो ये क्या है, हम सबको बचाता है। जैसे इस स्लाइड में आप देख सकते हो, यहाँ से क्या सनरेज आती हैं और सनरेज क्या करती हैं, अर्थ सरफेस तक पहुंचती हैं और यहाँ से वापस जाती हैं। लेकिन आने के लिए और जाने में क्या है, हीट होने में इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर कंपेयर किया जाए अपने अर्थ को सन सॉरी मून से, अगर कंपेयर किया जाए, मून के ऊपर अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। उसके ऊपर इस तरह से ये जो है एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, एयर प्रेजेंट नहीं है बिल्कुल भी वहां पे। तो वहां पे देखिए क्या होता है, दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 100 डिग्री से भी बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। जैसे ही सूरज की किरणें पहुंचेंगी वहां पे गर्मी होगी, क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट नहीं है, एयर नहीं है। एयर नहीं है तो क्या होगा, एकदम से वो गर्म हो जाएगा। और जैसे ही शाम होगी, सूरज की किरणें हटेंगी, तो एकदम से ठंडा हो जाएगा, -100 से भी नीचे ठंडा हो जाएगा। तो वो एकदम से गर्म होता है और एकदम से ठंडा हो जाता है, अगर हम कंपेयर करें अपने मून को। तो आप देख सकते हो, जो एटमॉस्फेयर है हमें किससे बचा रहा है, वो बचा रहा है ताकि हमारा जो एनवायरमेंट है वो एकदम से गर्म ना हो जाए, एकदम से ठंडा ना हो जाए, टेम्परेचर स्टेडी रहे, जो हमारा क्लाइमेट है वो स्टेडी रहे, मतलब ठीक एवरेज मेंटेन रहे। तो ये सब क्या है, रोल है एटमॉस्फेयर का हमारे टेम्परेचर को स्टेडी रखने के लिए। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे। इसमें हम देखेंगे विंड के बारे में, विंड की फॉर्मेशन कैसे होती है और विंड किस तरह से मूव करती है। विंड का मतलब क्या होता है, जब एयर मूव करती है, जब एयर की मूवमेंट को ही क्या बोल देते हैं, विंड बोल देते हैं। नॉर्मली एयर है, जब एयर चलती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है तो उसको क्या बोलते हैं, विंड है। तो विंड क्या है, एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। जब एयर मोशन में होती है, मूवमेंट में होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको बोलते हैं कि वो क्या है, विंड है। दिस मूवमेंट इज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एयर। तो ये किसकी वजह से होता है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एयर चलती कैसी है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है। इसके लिए आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब भी एयर गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। एक कंसेप्ट तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी एयर गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है, तो आसमान की तरफ जाएगी। जब भी एयर ठंडी होगी तो वो क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी, भारी हो जाती है, हैवी हो जाती है। और इसी वजह से ही एयर के हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही, मतलब गर्मी की वजह से और ठंड की वजह से ही एयर की मूवमेंट होती है। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ही एयर के अंदर मूवमेंट होती है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पे बनाया हुआ डायग्राम, इसमें देखते हैं, ये एक एरिया है। ठीक है, इस एरिया के अंदर क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इस एरिया के अंदर गर्मी बहुत है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एयर थी वो क्या हुई, गर्म हुई और ऊपर की तरफ उठ के चली गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, एयर ऊपर चली गई, तो ये है वार्म एरिया है और इसमें क्या है, वार्म एयर राइजेज अप, राइज कर रही है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ चली गई। अब जैसे ही देखिए ये एयर ऊपर गई है, यहाँ पे क्या हो गया, ये एरिया बिल्कुल खाली हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल एयर खाली हो गई है, जगह यहाँ पे खाली हो गई है। अब जैसे ही ये एरिया देखिए, इस एरिया के अंदर क्या है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, इस एरिया के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है। तो टेम्परेचर कम होगा तो एयर कैसी हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। कूल होने की वजह से क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगी, सिंक करेगी। तो यहाँ पे एक एरिया है, गर्म है, तो यहाँ से एयर ऊपर जा रही है, यहाँ पे एरिया ठंडा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो इसकी वजह से क्या है, एयर हैवी हो गई और वो नीचे आएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऊपर उठी थी तो यहाँ पे क्या है, एयर
यहाँ पे स्पेस खाली हो गया था, यहाँ पे स्पेस खाली हो गया था। अब यहाँ से एयर नीचे आ रही है, तो यहाँ पहले ही एयर प्रेजेंट है और नीचे आ गई, तो यहाँ हाई प्रेशर बन गया है, यहाँ लो प्रेशर था। तो इससे क्या होगा, ये एयर जो यहाँ पे प्रेजेंट थी वो इस साइड मूव करेगी, ठीक है, इस साइड मूव करेगी जहाँ पे प्रेशर कम है एयर का, यहाँ पे खाली जगह बच गई थी एयर की। तो यहाँ से इस कूल एरिया से हॉट एरिया की तरफ क्या जाएगी, ये एयर जाएगी, और जैसे ही ये मूव करेगी, यहाँ पे गर्मी ज्यादा है तो ये भी ऊपर की तरफ उठेगी। अब ये ऊपर की तरफ उठेगी, यहाँ पे ठंड कम है, यहाँ से एयर नीचे आ गई थी, तो इस वाले एरिया से एयर इसकी तरफ जाएगी। तो आप देख सकते हो एक तरह से सर्कल बना हुआ है, जहाँ पे गर्म होती है हवा ऊपर उठती है, जहाँ पे ठंडी होती है हवा नीचे उठती है। और जब एयर ऊपर उठती है तो क्या हो गया, वहां पे एयर का एक वैक्यूम क्लियर हो गया, वहां पे क्या हो गया, जगह खाली हो गई, तो ठंडी हवा वहां से उस एयर की तरफ जाएगी, क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है और यहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो यहाँ से इधर मुड़ जाएगी। ऐसे ही ऊपर देखते हैं, जैसे ही एयर ऊपर पहुंचती है ठंडी होती है तो दोबारा क्या है, इस एरिया में जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्या है, एयर नीचे आ गई थी, यहाँ से जब नीचे आ गई तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो इस ऊपर से जो गर्म एयर है यहाँ से वो इस साइड आएगी। तो इस तरह से एयर के अंदर मूवमेंट होती रहती है। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया बनते रहते हैं, इसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से, और उसी की वजह से क्या है, ये जो भी एयर है वो मूव करती है। तो दो टर्म आपको और याद रखनी है, एक होता है सी ब्रीज और एक होता है लैंड ब्रीज। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए जो भी कोस्टल एरिया होते हैं, कोस्टल एरिया का मतलब ऐसे एरिया जो बिल्कुल किसी सी के पास हो, किसी ओशन के पास हो, ठीक है, तो पानी के पास वाले जो एरिया है वो उसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। वहां पे दिन और रात में एयर की डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो दिन में हम देखते हैं क्या होता है, तो ऊपर वाली जो पिक्चर है वो है डे की है, दिन की है, ठीक है, दिन के अंदर गर्मी ज्यादा होती है। इस चीज को समझने के लिए आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो धरती होती है, लैंड होती है, वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। दोबारा से बता देता हूँ, जो भी हमारा लैंड होता है, धरती होती है, सॉइल सरफेस है, वो जल्दी गर्म होगा और जल्दी ही ठंडा होगा। अगर सी की बात करें, पानी की बात करें, पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। अगर आपने ये दो चीजें समझ में आ गई तो आपको ये सारी सारी जो ब्रीज है वो समझ में आ जाएगी। अब देखिए डे डे में क्या हो गया, लाइट पड़ती है, ठीक है, दोनों ही एरिया पे लाइट पड़ेगी, लैंड पे भी पड़ेगी और वाटर पे भी पड़ेगी। लेकिन हमें पता है जो लैंड एरिया है वो क्या है, जल्दी गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू सी। तो जैसे ही लैंड के ऊपर, धरती के ऊपर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है, जल्दी गर्म हो जाता है, तो ये लैंड एरिया जल्दी गर्म होगा तो क्या होगा, एयर ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, सी अभी क्या है, देर से गर्म होगा, लेट गर्म होगा। तो यहाँ पे लैंड जल्दी गर्म होता है तो एयर ऊपर की तरफ उठेगी। अब जब एयर ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ क्या हो गया, एयर खाली हो गई, यहाँ पे एयर खाली होगी, और यहाँ से एयर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है, सी में क्या है, टेम्परेचर कम है, तो यहाँ से एयर ठंडी यहाँ की तरफ रन करेगी। क्लियर हो गया। जैसे ही लैंड के ऊपर डे डे की बात हो रही है, डे में क्या होता है, जो एयर होती है वो मूव करती है सी टू लैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं सी ब्रीज, ठंडी हवा जाती है, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म होने से हवा गर्म होगी, और हवा गर्म होगी क्या करती है, हल्की होती है और ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठेगी, ठीक है। और जैसे ही सी की जो एयर है वो क्या करेगी, इस खाली जगह को भरने के लिए यहाँ से लैंड की तरफ मूव करेगी। अब जब ये वाली एयर सी की तरफ से लैंड की तरफ मूव करेगी, तो यहाँ पे एयर, यहाँ पे क्या है, खाली हो जाएगा एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे जब खाली हो गया, ये गर्म एयर इसको भरने के लिए यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से क्या है, सर्कल बनता रहेगा। जो सी है वहां से एयर लैंड की तरफ आती रहेगी, लैंड से एयर गर्म होकर ऊपर उठती रहेगी, और एयर ऊपर उठती रहेगी, तो वो दोबारा सी की तरफ जाती रहेगी, गर्म एयर ऊपर से। तो इसको बोलते हैं सी ब्रीज, किसके अंदर होती है, डे टाइम में। अब देखते हैं नाइट में क्या होता है। नाइट में देखिए क्या होता है, हमने कहा था कि जो लैंड होता है जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है, ठीक है, और जो सी होता है वो देर से ठंडा होगा और देर से ही गर्म होगा। अब देखिए शाम हो जाती है, नाइट हो जाती है, नाइट हो गई
तो लैंड क्या है, जल्दी ठंडा हो गया, है ना, जो हमारा सोयल सरफेस है वो जल्दी ठंडा हो गया। लेकिन सी क्या है, अब पूरी दिन की गर्मी पड़ी हुई थी, धीरे धीरे गर्म हुआ है, अब धीरे धीरे ही ठंडा होगा, तो अभी ये यहाँ पे गर्म पड़ा हुआ है। तो सी वाटर क्या है, अभी गर्म है एज कंपेयर टू लैंड। तो अब क्या होगा, जब सी वाटर गर्म है तो इसके ऊपर की एयर क्या होगी, गर्म होगी, क्योंकि सी क्या है, गर्म है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, हीट ज्यादा है, तो एयर क्या करेगी, ऊपर उठेगी, और ये वार्म एयर क्या है, ऊपर उठ जाएगी। और यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, खाली जगह हो गई। अब जगह खाली होगी तो इस जगह को भरने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो अब लैंड से हवा इस साइड आएगी, ठंडी हवा अब किसकी तरफ जाएगी, सी की तरफ जाएगी। इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो यहाँ से ठंडी हवा कहाँ जाएगी, सी की तरफ जाएगी। अब सी से दोबारा ये, क्योंकि सी में क्या है, अभी गर्म है, तो पानी गर्म है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर गर्म है, दोबारा एयर ऊपर उठेगी और वो लैंड की तरफ जाएगी, क्योंकि भाई जो लैंड है वहां से तो हवा हमारी तरफ आई थी, सॉरी सी की तरफ आई थी, तो सी से क्या है, लैंड की तरफ, लैंड से सी की तरफ। लेकिन फर्क क्या है, दिन में ठंडी हवा चलेगी सी से लैंड की तरफ, सी ब्रीज। रात को क्या होगा, लैंड से सी की तरफ, उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो इस इफेक्ट को आपको अच्छे से समझना है। तो आई होप कि आज के सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, समझना है। जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन को हिट करना है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।